सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। काम करके मैं थक के चूर हो गई थी। मेरे दिल में एक ख्वाहिश उभरी, जाकर 2 घड़ी बिस्तर पर लेटकर आराम कर लूं। लेकिन उस घर में आराम करना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मैं उस घर का कोई मेंबर नहीं थी। मैं तो वहाँ की नौकरानी थी। मैं नीचे आंगन की सफाई कर रही थी, जब ही वह लंबा चौड़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा, आ जाओ, अब आकर ऊपर वाले कमरे की सफाई कर दो, जो मेरी ख्वाबगाह है। मैं जो आराम करने का सोच रही थी, उसके नए फरमाइश पर तो जैसे थकन मेरे ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो गई। मुझे हुक्म देकर वह वापस जा चुका था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर बनी मंजिल पर गई। फिर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरा था या कोई महल, जैसा सफ़ेद पर्दों से ढका हुआ, चारों तमाम रोशनी थी। मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा मंजर देखा था। उसका बिस्तर बड़ा नरम नरम था। बिस्तर पर कोई लेट जाए तो अंदर ही धंस जाता। मेरा बदन तो ऐसे ही थकन से चूर हो रहा था। जब भी मैंने दिल में सोचा कि कौन सा मुझे वह आदमी देख रहा है, क्यों ना 5 मिनट लेटकर बिस्तर पर आराम ही कर लिया जाए। सेहरा, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। उस घर की नौकरानी बनकर मुस्कुराते हुए अपने आप से कहने लगी, और फिर उस सफ़ेद बिस्तर पर लेट गई। जब मेरे जिस्म को जोर का झटका लगा था, मैं अपने अंदर बदलाव महसूस कर रही थी। सामने लगे शीशे में अपने आप को देखने लगी। वहाँ सेहरा नहीं बल्कि कोई और बैठी थी, एकदम चमकता हुआ चेहरा लिए कोई शहजादी। मैं तो देखकर एकदम डर गई। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। शुरुआत करते हैं पूरी कहानी। मम्मी आज फिर बुरी तरह खांस रही थी। मैं जो नीचे बैठकर बाल्टी में थोड़ा सा पानी लिए बर्तन धोने में बिजी थी। मम्मी के खांसने पर पलटकर उसे देखने लगी। बेचारी मम्मी की बीमारी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जब ही शाहिदा बाहर से खेलती हुई आई और मुझसे कहने लगी, बाजी कुछ खाने के लिए रखा है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। उसकी आंखों में साफ साफ भूख का एहसास जाग रहा था। मैं नीचे मुंह करके जैसे शर्मिंदगी से हो गई। घर में आटा ना हो तो दूर की बात, उस टाइम नमक भी नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह कटने लगा। फिर मैं उससे कहने लगी, थोड़ी देर सब्र करो शाहिदा, मैं अभी दुकान वाले चचा के पास जाती हूँ। अगर उसने थोड़ा सा सामान दे दिया तो मैं तेरे लिए फटाफट एक चीनी का पराठा बनाकर देती हूँ। मेरी ये बात सुनकर शाहिदा के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह जल्दी से वैसे ही चीनी का पराठा खाने की शौकीन थी, इसलिए खुशी खुशी वापस खेलने चली गई। मैंने जल्दी दुपट्टे से हाथ साफ करके फिर मुंह धोने के लिए नल पर चली गई। मैं दुपट्टे से चेहरा साफ कर रही थी, जब ही सालों पुरानी दीवार पर लगे शीशे पर मेरी नज़र गई। मेरा काला चेहरा उसमें साफ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर मौजूद दाने और फुंसियों के निशान बदसूरती का एहसास मुझे बुरी तरह दिला रहे थे। वाह, मेरी बदसूरती का तो क्या कहना। शायद मेरी बदसूरती देखकर मुझे भी शर्म आ जाए। मैं अपने आप का मजाक हुस्न की हद तक उड़ा दी थी। मेरे माँ बाप दोनों ही काले थे और ये बदसूरती मुझे उनसे विरासत में मिली थी। लेकिन शाहिदा, जो मुझसे छोटी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा, करीब करीब 7 साल छोटी थी, उसका रंग मेरे से थोड़ा सा साफ था और मैं कुछ ज़्यादा ही काले रंग की थी। मेरे सफ़ेद दाग मेरे चेहरे पर अलग ही चमकते थे, और मैं बाहर जाती तो अगर कोई मुझे थोड़े मिनट ही देख लेता, मेरे चेहरे पर नज़र देता, तो जल्दी ही मुझे पता चल जाता कि वह यकीनन मेरी बदसूरती को इतने गौर से देख रहा है। यूँ मैं जहाँ भी जाती चेहरे पर नकाब कर लेती। कभी कभार आईना देखते हुए दिल से शिकायत भी निकलता था। बनाने वाले थोड़ा मुझ पर रहम ही खा लेता। कम से कम आईना में मुझे अपना चेहरा देखते हुए शर्म तो ना आती। बचपन में तो साथ वाली लड़कियां भी मेरा मजाक बना देती थी, लेकिन जब मुझे इन बातों की कोई समझ ना थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, आसपास के लोगों को एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि सेहरा, तू बहुत काली है, तेरे ऊपर तो मेकअप भी ना अच्छा लगेगा। कभी कोई मोहल्ले का बच्चा रोता तो उसकी मजाक ही मजाक में उसे कहती, अगर तू चुप ना हुई तो मैं सेहरा को बुला लूँगी। मैं जानती थी कि मेरे दोस्त ही मुझे पीछे से काली डायन या चुड़ैल के नाम से बुलाते हैं। पापा कई सालों पहले ही मर चुके थे। मम्मी ने सारी जिंदगी लोगों के घरों में काम करके घर चलाया था। ताकत से ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी हिम्मत टाइम से पहले ही जवाब दे गई थी। अब मोहल्ले की औरतें आती हैं तो मुझे कहती हैं कि सेहरा, कौन सा तेरा कोई बड़ा भाई है, अब तुझे ही घर को चलाना है,
तू कहीं काम पर लग जाए या किसी के घर का काम ही कर लेती, तेरे घर का गुजारा तो चल सके। मुझे उनकी बातें बहुत तकलीफ देती थी। मैं सोचती थी कि मैं किसी फैक्ट्री में काम कर लूँगी, लेकिन मैं किसी के घर पर नौकरानी बनकर काम करना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए अभी तक मैंने कहीं भी काम ना ढूंढा था और मेरे माँ के बस का नहीं था कि वे लोगों के घरों में काम करती। धीरे धीरे करके गरीबी ने इतनी मजबूती से अपने नीचे हमारे घर में गाड़ रखे थे कि आज नमक तक मौजूद नहीं था। फिर मैंने अपनी बड़ी सी काली चादर ओढ़ी और सोचा कि किराने की दुकान वाले चाचा से थोड़ा सा राशन ले आती हूँ। यही सोचकर मैंने कदम उस दुकान की तरफ उठाया। शुक्र था कि दुकान पर कोई आदमी मौजूद नहीं था, सिर्फ चचा ही बैठा था। फिर मैंने चचा के पास गई और उनसे कहने लगी, चचा मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए उधार में, अगर आप दे देंगे तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मेरी बात सुनकर वह दुकान वाला चचा मुझे घूरने लगा और बोला, पहले ही मेरी दुकान नहीं चल रही है, ऊपर से तू रोज रोज उधार राशन लेने आ जाती है। पहले ही मेरी दुकान ही नहीं चल रही, ऊपर से तू रोज रोज उधार राशन लेने आ जाती है। पहले वाले पैसे कौन सा तेरी माँ ने चुकाई है? तुम दोनों माँ बेटी का तो लगता है मेरी दुकान को खाली करने का इरादा है। वह मुझे बातें सुनाने लगा, लेकिन मुझे उसकी बातों से कोई गर्ज नहीं था। मुझे अपनी बहन का पेट भरना था, इसलिए मैं उसकी बातें सुनने पर मजबूर थी। मैं फिर चचा को कहने लगी, अभी थोड़ा सा राशन दे दो, 4 महीने बाद मैं खुद दे दूंगी। वह आगे से काउंटर पर राशन तौलते तौलते अपना मुंह बनाने लगा, लेकिन शुक्र था कि वह मुझे राशन देने पर राजी था। जल्दी जल्दी राशन लिया और घर आ गई। थोड़ा था, लेकिन हमारे 1 हफ्ते का गुजारा चल जाता। जल्दी जल्दी शाहिदा को रोटी बनाकर दिया और मम्मी के लिए एक पतली सी रोटी बनाकर रख दी। तभी बराबर वाली आंटी चली आई, मम्मी को देखने लगी, जिनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर मुझे कहने लगी, सहरा तेरी माँ की हालत कितनी ख़राब हो रही है, उसे तो दवाइयाँ और गोलियों की ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झटक लिया। मैं आंटी से कहने लगी, खाला घर में 1 रुपये भी नहीं है, मैं कैसे माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँ? तो खाला आंटी मुझसे कहने लगी, देख जब भी मैं तुझे कहती हूँ ना, कहीं मेहनत मजदूरी कर ले, किसी के बर्तन मांज ले, ताकि तेरे हाथ में 4 पैसे हों। अब तूने ही अपना घर चलाना है। मैं चुप थी, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। फिर खाला को कहने लगी, खाला कल मैं आपके साथ काम पर चलूँगी, आप मुझे किसी के घर पर काम दिलवा देना। खाला ने हाँ में सिर हिलाया और दूसरे दिन मैं खाला के साथ काम ढूंढने निकल पड़ी। पूरा दिन सड़कों पर घूमती रही काम मांगने के लिए। बड़ी बड़ी कोठियों के दरवाजे बजाए, जाकर पूछती रही, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि किसी ने भी मुझे काम पर ना रखा। मैं रात को आकर फिर शीशे के सामने खड़ी हो गई। मेरा बदसूरत चेहरा मुझे आईने में साफ नजर आ रहा था। फिर मैंने दिल में सोचा कि शायद वह कोठी वाले मेरी शक्ल देखकर डर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे काम न दिया। घर के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे थे। मुझे कहीं ना कहीं जल्द से काम ढूंढना था। फिर खाला ने ही दूसरे दिन मुझे अपने साथ लिया और फिर दोबारा से काम की तलाश में हम दोनों निकल पड़े। पूरा दिन सड़क पर मारे मारे फिरने के बावजूद मुझे किसी ने काम ना दिया। एक बार फिर मैं मायूस होकर घर लौट आई थी। तीसरे दिन खाला की तबीयत खराब थी। मैंने अकेले ही घर से निकलने का फैसला किया। फिर से काफ़ी घंटे बीते थे, लेकिन उम्मीद नज़र न आई थी मुझे कोई काम दे देगा। ये बड़ी बड़ी कोठियों वाले मुझे अपनी नौकरानी बनाने को तैयार ही नहीं थे। धूप में फिर के तो मेरा काला रंग और ही गहरा काला लगने लगा था। भूखी प्यासी बेमकसद सड़क पर चलती जा रही थी। जाने अनजाने में मेरे कदम उस तरफ उठ गए जहाँ पर कोई घर नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा था तो मैं उस पॉज इलाके से काफ़ी आगे निकल आई थी। यूं ही मेरी नज़र जंगल में बनी एक बड़ी सी शानदार कोठी पर पड़ी। बिना डरे देखने पर मजबूर थी। बहुत ही बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी वह कोठी। मैंने दिल में सोचा, आज इस कोठी में अपनी किस्मत आजमा कर देखती हूँ। हो सकता है यहाँ के मकान वाले मुझे अपने यहाँ काम पर ही रख ले। इतनी दूर तक चलने के बाद ही मैं उस कोठी तक पहुँच गई थी। कोठी पर कोई चौकीदार मौजूद नहीं था। मैंने जो ही गेट बजाया, दरवाज़ा खोलने वाला एक आदमी था जो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं उसके गौर से देखने पर मतलब समझती थी, शायद उसने ज़िंदगी में मेरे जैसे बदसूरत लड़की ना देखी थी, इसलिए वह मुझे इतने गौर से देख रहा था। मैंने उससे कहा, साहब जी मैं काम के लिए आई हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है।
मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। अगर मुझे काम ना मिला तो शायद मेरी छोटी बहन और माँ भूख के मारे मर जाएंगी। फिर वह आदमी जब बोला था उसकी आवाज़ थोड़ी डरावनी थी, जो मुझे कह रहा था, क्या तुम्हें काम करना आता है? तो मैं दिल ही दिल में खुश हुई और उस आदमी को कहने लगी कि मुझे सारा घर का काम करना आता है, सफाई सुथरा, खाना पकाना, कपड़े धोना वगैरह। फिर उससे ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। मैं हैरान थी, वहीं खड़ी रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी वह आदमी मुझे इतनी आसानी से काम दे देगा। मैंने घर आकर माँ को बताया कि माँ, मुझे काम मिल गया है, अब मैं तेरी किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। माँ ने मुस्कुराती हुई मुझे गले से लगा लिया। माँ इतनी बीमार रहने लगी थी कि शायद उन्हें अब अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद न रही। दूसरे दिन मैं काम पर जाने लगी। माँ को समझा के गई, शाहिदा का ख्याल रखना, उससे ज़्यादा घर से बाहर ना जाने देना, बाहर खेलने ना देना। और मैंने अपनी छोटी बहन शाहिदा को भी मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। फिर बड़ी सी काली चादर ओढ़कर घर से निकल आई थी। बेशक उस घर तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर भी काम की लालच में मुझे उस तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया था। दरवाज़ा खोलने वाली ही आदमी था, उसने मुझे बताया था। फिर पूरे घर की सफाई सुथरा करनी है। मुझे सफाई करते हुए थोड़े ही दिन हुई थी कि जब मुझे सीढ़ियों से उतरती हुई एक लड़की नजर आई। लड़की बहुत ही गोरी थी, लेकिन हैरत मुझे जब हुई जब उसने अपने चेहरे को एक साइड से पूरा ढका हुआ था। उस पर दुपट्टा लिया हुआ था, लेकिन दुपट्टे के अंदर से उसका चेहरा फिर भी नजर आ रहा था। वह नीचे आंगन में आकर सोफे पर बैठ गई। आधे छुपे हुए चेहरे से सिर्फ उसकी एक आंख बाहर झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे के अंदाजा से लगाया जा सकता था कि वह लड़की इतनी खूबसूरत थी। वह चुपचाप सोफे पर आंखें मूंदे लेटी थी। अजीब सी असर पूरे घर में फैली हुई थी। तभी वह लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया और लड़की से कहने लगा, तुम नीचे क्यों उतरी? मैंने तुम्हें मना किया था। वह लड़की उससे कहने लगी, मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं नीचे चली आई। लेकिन वह आदमी उससे कहने लगा, वापस ऊपर कमरे में जाओ। लड़की एक झटके से उठी और तेजी तेजी कदमों से चलते हुए ऊपर कमरे में भाग गई। मैं हैरान परेशान खड़ी थी। उस लड़की का नीचे आना क्या उस आदमी को इस तरह बुरा लगा था? मुझे काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन मैं डरते डरते उस आदमी से कहने लगी, साहब जी, मुझे थोड़े से पैसे एडवांस दे दें। वह पैसे आप मेरे तनख्वाह में से काट लेना। मुझे इस टाइम अपनी माँ का इलाज करवाना है, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। हमारे घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। उसने कुछ कहे बगैर नोटों की एक गड्डी मेरे हाथ पर रख दी और वह आदमी चुप से ऊपर चला गया। मैं बिल्कुल डर गई थी। देखने में वह आदमी बड़ा डरावना मालूम हो रहा था, लेकिन उसने मुझे इतने सारे नोट देकर मेरा दिल जीत लिया था। उन पैसों से मैंने परचून के दुकान वाले चचा के सारे कर्जे उतार दिए और माँ को लेकर एक सरकारी अस्पताल चली गई। लेकिन वहाँ एक दुख की खबर मिली, जब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे माँ के दोनों किडनी खराब हो चुकी है। अगर तुम इलाज करवाओगी तो वह इलाज बहुत महंगा है, इसलिए उन्हें घर ले जाओ। जितनी उनकी ज़िंदगी बाकी है उनको सुकून से बिताने दो। मैं रोते रोते माँ को घर वापस ले आई। मैं सोचती थी, अगर माँ को कुछ हो गया, मैं और शाहिदा भला किसके सहारे पर ज़िंदगी बिताएंगे। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे बहुत डर था। एक रात माँ सोई तो वह दोबारा ना उठ सकी। मेरी और मेरी शाहिदा की तो दुनिया ही पलट कर रह गई थी। हम दोनों उस भरी दुनिया में अकेले रह गए थे। फिर मोहल्ले वालों ने मुझे समझाया कि तुमने ही अपनी छोटी बहन को पालना है, इसलिए हिम्मत करो, खुद कमाओ, अपना भी पेट भरो और उस बहन को भी पालो। मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। माँ के मरने के 3 दिन बाद मैं वापस काम पर जाने की तैयारी करने लगी। शाहिदा को अपनी खाला के घर भेज दिया था और उसे पूरा दिन वहीं पर रहना था। फिर मैं शाम को आकर उसे अपने साथ ले आती थी। मैं पैदल चल चलकर उस कोठी तक पहुंच गई। फिर उसके अंदर जाकर काम काज करने लगी। मैं काम काज करने में बिजी हो गई थी। तभी मैंने अपना गर्दन मोड़कर पीछे देखने लगी। वह लंबा चौड़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा मुझे गुस्से से देख रहा था। यकीनन इसलिए गुस्सा था कि मैंने इतने दिन से काम पर नहीं आई थी। तो अभी भी सर झुकाकर कहने लगी, साहब जी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं काम पर ना आ सकी। मैं उसे धीमे शब्दों में बता रही थी। जब भी उसने मुझे कहा, जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई। वह मुझे कहने लगा, तो क्या हुआ? अगर तुम्हारी माँ मर गई, मरना तो आखिर सब ने ही है।
हमारा तो पूरा कबीला ही मर गया था, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी तरह रोनी सूरत बनाकर नहीं घूमते थे। मैं सर झुकाकर रह गई। फिर वह मुझे ताकीद करने लगा, भले कुछ भी हो जाए दोबारा छुट्टी नहीं करनी। 3-4 दिन सफाई न करने की वजह से पूरा घर मिट्टी से भर आया था। इतनी सफाई सुथरा करने के बावजूद भी घर किसी भी तरह साफ होकर नहीं दे रहा था और मैं थकन से चूर हो गई थी। तभी उस आदमी के बेडरूम में गई और उसके नरम मुलायम बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। मैं अभी लेटी ही थी, मेरे जिस्म को जोर का झटका लगा और मैं उठकर बैठ गई। मेरी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी थी, जिसमें मुझे अपने बजाय किसी और की शक्ल नज़र आ रही थी, लेकिन वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, ये मैं तो नहीं, फिर कौन है? मैंने अपने हाथ पाँव की तरफ देखा। मेरे काले रंग वाले मेरे हाथ पाँव एकदम गोरे ढाल के दिख रहे थे। मेरा पूरा चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। मैं अपने आप में ना थी। अपने आप को घूर घूर कर देखने लगी। आईने में मैं नहीं बल्कि कोई शहजादी थी। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान पर उड़ रही हूँ। तभी कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुला। वह लंबा चौड़ा डरावना आदमी अंदर आया और मुझे गौर से देखने लगा। मैं अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर उसे देख रही थी। उसके पीछे वही आधा चेहरा ढके लड़की भी खड़ी थी। उसे देखकर मैं चौंक गई। मुझे और बुरी तरह से डर लग गया। थोड़े मिनट तक कुछ बोल नहीं पाई थी। उस लड़की का आधा चेहरा बिल्कुल मेरी सूरत की तरह हो गया था। मैं हैरान थी कि उसके रूप में मैं थी और वह लड़की मेरे रूप में ढल चुकी थी। वह आदमी मुझसे कहने लगा, कैसी लगी तुम्हें ये बदलाव? मैंने नज़रें झुका ली। फिर मैं उस आदमी से कहने लगी, ज़िंदगी के इतने साल मैंने एक बदसूरत लड़की बनकर बिताए। कोई मुझ पर नज़र डालना भी गवारा नहीं करता था, लेकिन इस रूप में डालकर मैं अपने आप को किसी राजमहल की शहजादी समझ रही हूँ। ठीक है, अगर तुम अपनी खूबसूरती पाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं हैरान उसकी बातें सुन रही थी। फिर वह कहने लगा कि मैं ये रंग रूप देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहने लगी, इस रंग रूप को पाने के लिए हर काम कर सकती हूँ। वह आदमी कहने लगा, ठीक है, ये रंग रूप तुम्हें जब मिलेगा जब मेरा काम पूरा कर दोगी। यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक बस्ती है। उस बस्ती के अंदर एक लड़की रहती है, तो तुम्हें उस लड़की की मदद करनी होगी। वह तुम्हारे जैसे इंसानों के हाथों से इस कदर मजबूर हो चुकी है कि आजकल वह कभी भी खुदकुशी कर सकती है। तुम्हें जल्दी जल्दी उस तक पहुंचकर उसे उस काम से रोकना होगा। मैं उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी, वह लड़की कौन है? आखिर मैं ही उसकी मदद क्यों कर सकती हूँ? तुम उसकी मदद इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम इंसान हो, जबकि हम जिन हैं। और जिन्नात भले ही कितने ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वह ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। मैं उसके मुंह से ये बात सुनकर उछल पड़ी। तो मैं क्या इतने दिन से जिन्नातों के साथ रह रही थी? इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नातों का घर का काम कर रही थी। वह जिन्नात मुझे कहने लगा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे हर सूरत में उस लड़की को बचाना है। फिर मैं उसकी हिदायत पाकर जल्दी जल्दी घर से निकली और जंगल की तरफ जाने लगी। चल चल कर मेरे पाँव थक गए थे, लेकिन बस्ती तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। जंगल में भागती फिरती काफ़ी देर हो गई थी। तभी मुझे बने हुए मकान नज़र आने लगे। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं जल्दी जल्दी उन मकानों की तरफ बढ़ने लगी। यकीनन वही बस्ती थी जिस बस्ती का जिन्नात ने मुझे कहा था। आखिरकार मैं उस बस्ती तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिर उस बस्ती में से गुजरने वाले हर एक आदमी से रुक रुक कर पूछने लगी। उस बस्ती में मुझे एक लड़की से मिलना है जो बहुत परेशान और मायूस है। मैं उसके नाम व शक्ल तो नहीं बता सकती, लेकिन बस मुझे इतना पता है वह लड़की आजकल हालात से बहुत परेशान है। वह आदमी रुक कर मुझे गौर से देखने लगा। फिर कहने लगा, कहीं तुम शबनम के बारे में तो नहीं पूछ रही हो? क्योंकि उस पूरी बस्ती में शबनम ही इतनी बुरी हालत में रहती है। मैंने जल्दी से गर्दन हाँ में हिला दी और कहने लगी, हाँ वही लड़की शबनम है, मुझे तुम उस तक मिलवा दो किसी तरह करके। फिर उसने मुझे एक छोटे से बने हुए मकान के बाहर छोड़ दिया। मुझे कहने लगा कि इस घर में वही लड़की शबनम रहती है। मैंने धीरे से दरवाज़ा बजाया। थोड़े सेकंड बाद ही दरवाज़ा खुल चुका था। जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला उसने अपने चेहरे को ढांका हुआ था, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जो मुझे उस कोठी में मिली थी। लेकिन उस लड़की की शक्ल उस लड़की से काफ़ी अलग नज़र आ रही थी।
तभी उससे कहने लगी, मुझे आपके पास किसी ने भेजा है मदद करने के लिए। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ ताकि उस परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। वह लड़की चुपचाप नज़र झुकाकर बैठी थी। फिर मैंने उससे पूछने लगी, तुमने अपना चेहरा इस तरह से क्यों ढक रखा है? तो वह लड़की मुझे कहने लगी कि इसलिए कहीं मेरी खतरनाक शक्ल देखकर लोग मुझसे डर न जाएं। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी, उससे बातें करने लगी। मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें देखकर नहीं डरूंगी। फिर मैं उसे अपने ऊपर बीतने वाली किस्सा सुनाने लगी, किस तरह मैं एक तन्हाई बदसूरत लड़की थी और फिर भी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। मेरे बात करने पर उसने अपना चेहरा मुझे दिखाया, जिसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। उस लड़की का आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, आँख की तरह सिर्फ निशान बाकी था और आधे होंठ पिघलकर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। कान की जगह पर भी सिर्फ निशान बाकी था। उसका आधा चेहरा बिल्कुल गर्दन तक जला हुआ था। उसे देखकर मैं बिल्कुल डर कर रह गई थी। मेरे मुंह से आवाज़ तक न निकल पा रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम्हारा ये हाल किसने किया? किसी हादसे ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचा दिया। फिर उसने अपना चेहरा वापस ढक लिया और मुझसे उदास शब्दों में कहने लगी कि मेरे इस बदसूरत चेहरे को बनाने में किसी और का नहीं बल्कि इस बस्ती के लोगों का ही हाथ है। मैं गुस्से से खड़ी हो गई और उस लड़की से कहने लगी, बताओ किस आदमी ने किया ये हाल तुम्हारा? कौन है जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया? इतना जुल्म, वह भी एक लड़की के साथ? कोई इंसान भला कैसे कर सकता है? फिर उसने मुझे अपने हाथ के इशारे से बैठने को कहा और मुझे कहने लगी, मैं ही नहीं, इस बस्ती के लोग पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा काम कर चुके हैं। इस बस्ती के लोग हैं, किसी पर भी इस तरह के टूट पड़ते हैं। वे लोग बेसहारा लड़की का यही हाल करते हैं। मैं भी आज के 1 साल पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। माँ बाप के मरने के बाद मैं अपनी खाला के घर रह रही थी। उनके घर में रहने की कीमत, मैं उनके घर का सारा काम काज करती थी। मेरी आंखों की चमक और गालों में पड़ने वाले डिम्पल मुझे सब लड़कियों से अलग बनाते थे। मेरी खाला की लड़कियां थोड़े सांवले रंग की थीं, उनकी आंखें छोटी छोटी थीं। जब घर पर खाला के सामने, उनकी लड़कियों के सामने कोई मेरी तारीफ करता तो वह जलन के मारे उनका बुरा हाल हो जाता। मेरी खूबसूरती मेरा कोई काम आने वाला नहीं था, बल्कि मेरी खूबसूरती तो बस रब की बनाई हुई थी जो सबकी सूरतें बनाता है। लेकिन खाला और खाला की सारी बेटियां मुझसे पूरी तरह से जलने लगी थीं। वे अपनी माँ को एक साथ ही सारे घर का काम काज करवाया करो ताकि ये भी हमारी तरह बदसूरत बन जाए। मुझ पर जवानी का जोश और जवानी में खूबसूरती भी कमाल की होती है। एक दिन जब मेरी बड़ी वाली कजन आशिया के रिश्ते वाले आए थे, खाला ने मुझे कहा, तुम सिर्फ किचन तक ही रहना, आगे मत आना। मेरी बुरी किस्मत, जब हाथ धोने के बहाने एक औरत किचन में आ गई थी। उसने मुझे किचन में काम करते हुए देख लिया था। वह मुझे देखकर हैरान थी। शायद मेरी खूबसूरती ने उसको अपने दिमाग में जकड़ लिया था। तभी वह अंदर आकर खाला से बातें करने लगी कि वह किचन में लड़की काम कर रही है, उसे हमारे सामने बुलाया जाए। खाला ने ना चाहते हुए भी मुझे बुलाया। सारी औरतें आसिया के बजाय मेरे लिए रिश्ता डालकर चली गई। वे लोग तो चली गई, लेकिन खाला ने मुझे चिमटा से पकड़कर इतना मारा, मेरी रूह भी तड़प गई थी। लेकिन खाला की हाथ किसी तरह भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खाला मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मैं जानबूझकर मेहमानों के सामने आई थी। उसकी बेटियां और मुझे कहने लगी कि तुम्हें ज़्यादा शादी की आग लग गई है, सारी ज़िंदगी यहीं पड़े पड़े सड़ जाओगी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। खाला और उसकी सारी बेटियां मुझ पर टूट पड़ी थीं। मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी, वहाँ अकेली रह गई। खाला ने मुझे इतना मारा था कि मेरा जिस्म उठने से भी इनकार कर रहा था, लेकिन फिर भी उस हाल में घर का सारा काम कर रही थी। लेकिन शायद अभी मेरे साथ कुछ और ही होना बाकी था। जब खाला के ननद का बेटा उस घर में रहने के लिए आया था, आसिया और उसकी दोनों बहनें उसके आगे पीछे घूम रही थी। वह लड़का बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत, ऊपर से उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी। उस गांव में वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने आया था। मैं ज़्यादा उस लड़के के सामने नहीं जाती थी, फिर भी वह लड़का मुझे पसंद करके चला गया। इसी गुस्से में खाला ने मेरे को ऐसे नोच डाला जैसे मैं कोई इंसान नहीं। खाला कह रही थी, खूबसूरती का फ़ायदा उठा रही है, गांव के मर्दों को फांस रही है। तुम लोग कुछ करो वरना इस गांव की सारी बहन बेटियां बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने गांव के सारे लोगों को इतना उस्काया,
मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर डाली। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर सोई थी तो खाला और गांव के थोड़े लोगों के साथ मिलकर साजिश करके मुझे इतना तड़पाया और मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया। दूसरे दिन मैं जख्मों से चूर चूर किचन में काम कर रही थी। खाला ने भी इतना रहम न खाया कि मेरी हालत ऐसी है और फिर भी मुझसे काम करवा रही थी। तभी मैं पानी गर्म कर रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आया और उस गर्म पानी में गिर पड़ी। गर्म पानी के गिरने की वजह से मेरा आधा चेहरा बुरी तरह से जल गया था। अब मैं खूबसूरत से बदसूरत बन गई थी। मैं चीखें मार मार कर रो रही थी, लेकिन किसी ने भी मेरे सामने आकर मेरी फरियाद ना सुनी, क्योंकि उस गांव में कोई मेरा अपना था ही नहीं। फिर गांव के लोगों ने फैसला किया क्योंकि वह लड़की बहुत बदकार है, इसलिए अल्लाह ने उसे सज़ा दी है। गांव के कोने में रखा जाएगा निशानी के तौर पर। जब मैं उस कोने में रह रही हूँ, गांव का कोई भी आदमी मुझे एक टाइम का खाना देकर चला जाता है और ये मैं अपनी ज़िंदगी इसी कमरे में बिता रही हूँ। अब तो सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ही डालूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी मुझे बहुत बोझ लगने लगी है। मैं उस लड़की की कहानी किसी बुत की तरह सुन रही थी। इतना जुल्म, वह भी एक यतीम लड़की के साथ। फिर मैं उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी और उससे कहने लगी, तुम जो भी कहोगी, तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वह लड़की उदास होकर मुझसे कहने लगी, मैं सिर्फ एक बार जावेद से मिलना चाहती हूँ और उसको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई गलत लड़की नहीं थी, बल्कि मैं जावेद की बुआ की वजह से उस गांव के लोगों की साजिश की ड्रामा रचाया गया था। वह गांव वालों की बातों में आकर मुझे बुरी तरह से गुस्सा हो गया था। मैंने उस लड़की से वादा किया कि कुछ भी हो मैं तुम्हारी जावेद से बात करवा कर रहूँगी। फिर मैंने गांव के लोगों से किसी भी तरह करके जावेद का पता हासिल किया। उसके घर पहुंच गई। वह मुझे देखकर हैरान था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास किसी वजह से आई हूँ और किसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मैंने उससे कहा, वह लड़की जिसे तुम प्यार करने लग गए थे, आज उसे बुरे हाल में छोड़कर यहाँ भाग कर आ गए हो, जबकि उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। वह नज़रें झुका गया और मुझसे कहने लगा, वह लड़की सही नहीं है। वह गांव वालों का कहना है वह किसी लड़के के साथ पकड़ी गई थी। तो मैंने उससे कहने लगी, ये सब तुम्हारी बुआ की बेटियों की साजिश है। वह तुम्हारी बुआ की बेटियों ने ड्रामा रचाया था। उस लड़की का किरदार बिल्कुल अच्छा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ उसी बस्ती में। उस लड़के से सही सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर फेंक दूंगी, जिसने सब कुछ तुम्हारी बुआ के कहने पर किया था। जावेद मुझे बहुत तरसती नज़रों से देख रहा था। उसे कुछ कुछ मेरी बातों पर यकीन हो रहा था। फिर मैं उसे लेकर उस बस्ती में आ गई। उस मामले में जिन्नात मेरी काफ़ी मदद कर रहे थे। फिर मैंने दिल ही दिल में उन जिन्नात से मदद मांगी और उस लड़के को जावेद के सामने लाकर खड़ा कर दिया और वह लड़का जावेद के आगे गिड़गिड़ा कर बोलने लगा। उस औरत ने मुझे लालच दिया था, वह अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाएगी, अपनी आधी दौलत मेरे नाम करवा देगी। उस लालच में आकर मैंने उसके कहने पर यह सारा काम किया था। जावेद ने उसे इतना मारा कि उसके जिस्म से खून बहने लगा। उसके दिल में एहसास होने लगा था और घटिया औरत उसकी बेटियों की शादी की वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। फिर वह शबनम के पास आ गया। उससे कहने लगा, मुझे तुम्हारी बदसूरती से कोई हर्ज नहीं था। मैं अब भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की थी। शबनम प्यारी भरी नज़रों से उसे देख रही थी। जावेद ने बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया, फिर अपनी जेब से अंगूठी निकालकर हाथ में पहना दी। मैं उन दोनों के मिलन पर बेहद खुश थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जावेद ने शबनम को अपनाकर अपनी मोहब्बत अमर कर दी थी। मेरा काम ख़त्म हो गया था। अब मुझे जल्दी जल्दी उस कोठी तक पहुंचना था। अपना ये रंग रूप हमेशा हमेशा के लिए अपनाना था। मैं तेज तेज कदमों से चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। जब मैं उस कोठी में पहुंची तो उस कोठी में वह आदमी मौजूद था, लेकिन लड़की गायब थी। तो मैं उस आदमी से कहने लगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब तुम भी अपने वादे के मुताबिक हमेशा हमेशा के लिए मुझे खूबसूरत लड़की में ढाल दो। मैं अपनी खूबसूरती से बहुत तंग हूँ। तो वह मुझे कहने लगा, तुम किस कदर नादान लड़की हो। मैंने सिर्फ नसीहत के तौर पर तुम्हें शबनम का हाल बताया था। वह अपनी खूबसूरती की वजह से अपनी ज़िंदगी को किस तरह अजाब में गिरफ्तार कर चुकी थी, और तुम अभी भी अपनी खूबसूरती को पाना चाहती हो। सोच लो, समझ लो। उसकी बातों में बिल्कुल सही और काबिले गौर थी। मैंने ये सोचा ही नहीं था
कि शबनम की खूबसूरती ही उसकी बर्बादी की वजह बनी थी। अजाब में गिरफ्तार हो गई थी और कल कलां को लोगों ने मेरे साथ भी यही करना था। नहीं, मुझे ये खूबसूरती नहीं चाहिए। रंग रूप एक अजाब की तरह होता है जो लोगों को कभी भी अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देता। फिर मैंने उस जिन्नात से कहा, तुमने शबनम के साथ तो बहुत अच्छा किया और जावेद के साथ उसकी ज़िंदगी संवर गई, लेकिन उसकी खाला और उसकी बेटियों को भी ये सबक मिलना चाहिए था। उन्होंने शबनम के साथ क्या किया था? वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, खाला और उसकी बेटियों को दुनिया में सज़ा मिल गई थी। शायद तुमने उस कहानी के उस पहलू पर गौर नहीं किया। वह तीनों बहनें एक कार एक्सीडेंट में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और शबनम की खाला एक अपाहिज बनकर रह गई थी, लोगों की मोहताज हो गई थी। उसके किए की सज़ा उसे मिल गई थी। अब जिन्नात के चेहरे पर बहुत खुशी थी और वह खुश महसूस करके मैं और मेरी बीवी बहुत खुश थे। तुमने एक अच्छा काम किया है, लेकिन देखो, खूबसूरती और बदसूरती ही अल्लाह की बनाई चीज़ें हैं। किसी के लिए खूबसूरती अजाब बन जाती है। तो सहरा, तुम बताओ, तुम्हें किस चीज़ में खुशी है? मैंने कुछ सेकंड में उसकी बात पर गौर किया, फिर उस दिन जिन्नात से कहने लगी कि मैं सिर्फ अपने हाल पर खुश रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी बदसूरती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को मेरी बदसूरती से फ़र्क पड़ता है। वह मुझ पर तरह तरह के शब्द निकालते और चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे गंदे नामों से पुकारते हैं। सब सुनकर मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं खूबसूरत लड़की के रूप में ढल जाऊं। उदास शब्दों में उस जिन्नात से कह रही थी। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और मुझे कहने लगा, लोग तो नादान होते हैं। उस दिन जिन्नात ने मुझे एक तोहफा दिया और कहा, जाओ जाकर इसका सही इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ये दिया हुआ एक छोटा सा तोहफा है। आज के बाद इस जंगल में तुम्हें दिखाई ना दूंगा और ना ही मेरी बीवी, क्योंकि हमें अब कहीं और जाना है और किसी इंसान की मदद करने के लिए। ये कहते हुए दोनों मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैंने अपने वजूद की तरफ देखा तो मैं पहले वाली बदसूरत सहरा के रूप में ढल चुकी थी, लेकिन मुझे अपनी बदसूरती पर आज पूरी तरह नाज हो रहा था। ना ही मैं आज बदसूरत लग रही थी, मैं बेपनाह खुश थी। सोचती कि हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता है। खूबसूरती के पीछे हुए फ़ायदे तो हम देख लेते हैं, लेकिन बाज़ लोग उसी खूबसूरती की वजह से बड़े अजाब में पड़ जाते हैं। जिन्नातों की दी हुई दौलत से, जिसे मैंने अपना छोटा सा घर बनाया और अपनी छोटी बहन को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर मैंने सोचने लगी, क्यों ना हालत की सताई हुई लड़कियों के लिए मैं कुछ करूं। यही सोचकर मैंने अपनी बस्ती की लड़कियों के लिए एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल दिया, जिसमें बिल्कुल मुफ्त उनको सिलाई कढ़ाई सिखाया करती थी। सेंटर से कढ़ाई बुनाई करके अपने घर वालों का सहारा बन सकती थी। आज कोई मेरी बदसूरती को नहीं देखता, बल्कि मेरे किए हुए काम को देखता है। सेंटर की लड़कियां मुझे मैडम सहरा के नाम से बुलाती हैं, लड़की जिसे कल तक लोग काली चुड़ैल और काली भूतनी के नाम से पुकारते थे, आज वह मैडम सहरा बन चुकी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अगली कहानी में। बाय बाय।